नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूसी हमले काफी तेज हो गए। वहां कम से कम 5 मिसाइलें फेंकी गई हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में कई लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार देश भर में कई शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 75 मिसाइलें दागी गई, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। सेंट्रल कीव में हुआ एक हमला बिल्कुल भीतरी शहर के पार्क में हुआ। शहर में लोगों को कई जोरदार धमाके सुनाई पड़े। युद्ध के बाद से अब तक ये कीव पर सबसे तीखे हमले बताए जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने कीव पर 26 जून को हमला किया था। ऐसे हमले यूक्रेन के दूसरे क्षेत्रों में भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस धरती से हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। दरअसल रूस क्रीमिया का पुल ध्वस्त किए जाने से बौखलाया हुआ है। यही पुल था जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया के विलय का ऐलान किया था। तो इन हमलों को पुतिन के बदले की तरह देखा जा रहा है। आइए ज़ेलेंस्की को Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня за час з 3 жовтня забрали життя вже щонайменше 43 людей. А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України. Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість з них по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільним людям. Коли хтось хоче переговорів, він такого не робить, а коли хтось терорист, він робить саме так. Чи дійсно переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують. Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а й усій міжнародній спільноті. तो रूस यूक्रेन के ताज़ा हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सी उदय भास्कर, अशोक सज्जनहार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले उदय भास्कर जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो ताज़ा कार्रवाई की है रूस ने, जिसमें कम से कम 75 मिसाइलें देश भर में दागी गई हैं। कीव में ही अकेले 5 मिसाइलें गिरी हैं, 5 कम से कम सिविलियन इसमें उनकी मृत्यु हुई है। किस तरह से देखते हैं आप इस कार्रवाई को? अभी जो खबर हमारे पास आया है अखिलेश जी, उससे ये मैं कहूँगा कि ये जो जंग है यूक्रेन के अंदर और रूस ने जिस प्रकार से हमला किया है, ये एक प्रकार का एस्केलेशन है। क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो भी हमारे पास अभी ताज़ा खबर है, रूस ने मिसाइलों का प्रयोग किया है और जैसे आपने रिपोर्ट में बताया है, कीव और उसके अलावा यूक्रेन के और शहरों को उन्होंने निशान बनाया है। ये भी खबर आ रहा है कि रूस जो है अपनी नौसेना का इस्तेमाल करते हुए क्रूज मिसाइल्स का भी उन्होंने प्रयोग किया है कीव के खिलाफ। दूसरी ओर रूस का दावा है कि यूक्रेन ने कुछ ऐसे कार्रवाई किया है, कुछ ऐसे उन्होंने भी हमला किया है। अभी जो पुतिन साहब का स्टेटमेंट आया है मॉस्को से, उसमें कहा गया है कि यूक्रेन ने दहशतगर्दी या टेररिस्ट एक्ट्स उन्होंने किया है रूस के खिलाफ, जिसमें एक न्यूक्लियर प्लांट की भी बात हो रही है। अर्थात ये कि दोनों पक्षों से एक दूसरे के ऊपर आरोप है और साथ साथ जहां तक टैक्टिकल सिचुएशन है, जो सैनिक स्थिति है, उन्होंने जो सीमा पार क्षमता, जैसे मिसाइल्स को हम कहते हैं, इस वक्त केवल क्रूज मिसाइल्स की बात हो रही है, तो ये जरूर साबित होता है कि मिलिट्री के दृष्टिकोण से एस्केलेशन जरूर हुआ है। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पिछले हफ्ते से पुतिन साहब ने इशारा ये भी किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। इशारा वही है कि महाविनाशक हथियारों का भी प्रयोग करने का। तो संक्षेप में स्थिति जो है नाजुक ही है और एस्केलेशन भी हो रहा है इस वक्त। अखिलेश, जरूर जो बात आपने कही है, जिसकी चेतावनी पुतिन की ओर से आई थी, शायद उसी बात का जिक्र ज़ेलेंस्की कर रहे हैं कि वो धरती से हमारा नामो निशान ही मिटा देना चाहते हैं। यानी न्यूक्लियर हथियारों का बात पुतिन की ओर से की गई, उसी का जिक्र ज़ेलेंस्की ने आज किया है। अशोक जी, आपके पास आना चाहूँगा। लगता है कि जो कूटनीतिक प्रयास अभी तक किए गए, उनमें कोई कामयाबी हासिल
नहीं हुई है। और जो ताज़ा हमले हुए हैं रूस की ओर से, इसके बाद कहा जा रहा है कि G7 में बैठक बुलाई जाए, मामला उठाया जाए। दूसरी तरफ पुतिन भी अपने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और जो नागरिक हैं उनको इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो मैं कहूंगा, राज ने कोई भी अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की अगर बात करें तो मेरे विचार से ये युद्ध को थामने के लिए तो इसके बारे में पिछले काफी समय से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे प्रधानमंत्री तो आपको मालूम है, जब चाहे समरकंद में उनकी मुलाकात हुई हो राष्ट्रपति पुतिन से, या उसके बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की हो, तो उन्होंने तो हमेशा यही कहा है, जो युद्ध से कोई हल नहीं निकल सकता है, आप शांति और बातचीत से शांति लाइए, परंतु इस तरफ कोई कदम नहीं उठे हैं। जो कुछ कदम थोड़े बहुत थे वो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, जब यहाँ से कुछ खाद्य अन्न पदार्थ को बाहर निकालना हो या फिर फर्टिलाइजर को वहां पर चाहे यूक्रेन से और रूस दोनों देशों से बाहर उनका एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत हुई थी और थोड़ा कुछ एग्रीमेंट हुआ था, पर वो बहुत ही एक लिमिटेड डील थी। कोई ओवरऑल अगर कहा जाए युद्ध को थामने के लिए तो वो उसमें कुछ नहीं मेरे विचार से आगे बातचीत हुई। दूसरी बात जो आपने कहा है, तो ये जो आज हमले हुए हैं ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थे। मैं ये कहूंगा बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड थे। जब इन्होंने यूक्रेन ने बिल्कुल जिसे कहा जाए रूस की नाक के नीचे जाकर उन्होंने कर्श ब्रिज के ऊपर ये सारा वहां पर धमाका किया, जहां पर की सिक्योरिटी इतनी थी और इतना ज्यादा प्रेस्टीज प्रोजेक्ट है। और क्राइमिया के बारे में आपको मालूम है, जो पहले वहां के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं, जो बिल्कुल आपके ऊपर कहर टूट पड़ेगा अगर आपने क्राइमिया की तरफ नजर भी उठाकर देखी। तो ये मैं कहूंगा जो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, परंतु यकीनन एस्केलेशन है। और फिर इस एस्केलेशन को और कैसे कंट्रोल किया जाए, ये मेरे विचार से चुनौती होगी। परंतु मैं समझता हूं, आखिरी बात मैं यही कहूंगा, मेरे विचार से पुतिन रूस जो अभी सफलताएं मिली हैं यूक्रेन को पिछले कुछ सप्ताह में, खार्किव में उन्होंने काफी अच्छी सफलता हासिल की है, वहां पर एरिया उन्होंने लिया है, खिर्सोन जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें भी। और मैं कहूंगा जो आखिरी बात, ये जो कर्श ब्रिज को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, तो इससे पुतिन की जो इमेज है, प्रेस्टीज है, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और रूस में कॉन्फिडेंस, उनका अपने विश्वास पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए मेरे विचार से अपनी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है उनको ये बताना बहुत जरूरी हो गया था, जो हम ऐसे नहीं हैं, जो हम पिछड़ रहे हैं, हम भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे कि यूक्रेन को बहुत दुख पहुंचे, दर्द पहुंचे, पेन हो। और इसीलिए उन्होंने ये वाला वहां पर स्टेप लिया है। पर ये मैं मानता हूं जो ये एक और कदम है एस्केलेशन की तरफ। जी, उदय भास्कर जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। क्या आप मानते हैं कि ये रूस ने बदला लिया है, जो कार्रवाई कहा जा रहा है कि यूक्रेन की ओर से की गई क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल को उड़ाकर, उसका बदला आप इसको मानते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं? क्या वो यूक्रेन को झुकाना चाहते हैं, उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी प्रयास उनके इस दिशा में हुए, ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी कामयाबी उन्हें मिली हो। सब देखिए, अगर पिछले हफ्ते के जो भी इस वक्त वहां पे डेवलपमेंट्स हुई है सैनिक क्षेत्र में, और साथ साथ जो रूस के अंदर जो अंदरूनी माहौल है, जो उनका डोमेस्टिक सिचुएशन है, उसका अगर समीक्षा करें तो दो तीन चीजों को हम एक प्रकार से बहुत गौर से देख सकते हैं। उन्होंने ये यूक्रेन वॉर का जो मिलिट्री कमांडर है, जो ओवरऑल मिलिट्री कमांडर है, उसमें पुतिन साहब ने एक बदलाव लाया है। और एयरफोर्स के एक जनरल साहब हैं सर्जेई सुकोरोविन, उनको उन्होंने वहां पे उस पोजीशन में लाया है। तो इसका मतलब यह है कि वो एक इशारा दे रहे हैं अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि जो अभी तक मिलिट्री के जनरल साहब थे वहां पे, उनके ऊपर राष्ट्रपति पुतिन का विश्वास नहीं है, तो वो पूरे अपने टॉप मिलिट्री लीडरशिप में चेंज लाए हैं। और ये जो नए एयरफोर्स के जनरल साहब सर्जेई साहब आए हैं, उनका जो रेपुटेशन है, कहा यही जाता है कि वो बिल्कुल जितने भी उन्होंने युद्ध का एक प्रकार से कमांडर किया है या उसको लीड किया है, वो बिल्कुल जो मैस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और खूब जो कहते हैं कि उनका जो बुलडोजिंग या जो भी टारगेट है उसको खत्म करने का उनका एक रेपुटेशन है।
अनुभव है, चेचन वगैरह की बात होती है जी। दूसरा, पिछले हफ्ते से रूस के अंदर ऐसा खबर आ रहा है कि डोमेस्टिक पॉपुलेशन भी एक प्रकार से, जैसे अभी अशोक या सज्जनहार साहब ने कहा है, कि पुतिन साहब की लीडरशिप के ऊपर के बारे में कुछ उंगलियां उठा रहे थे जी। और इसको एक प्रकार से स्टेबलाइज करने के लिए, उनको एक सिग्नल देने के लिए कि पुतिन साहब अभी भी बिल्कुल कंट्रोल में है और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी की जो आपने बात किया है, मैं इसको पुतिन साहब के व्यक्तिगत दायरे में इसको मैं एक प्रकार से लोकेट करना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक यूक्रेन के साथ जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, वो मुझे लगता है कि एक प्रकार से वो काफी स्लेटी हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि फरवरी 24 को जब जंग शुरू हुआ था, मॉस्को अभी भी उसको स्पेशल ऑपरेशंस कहते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत तुरंत हम ये स्पेशल ऑपरेशंस को खत्म कर देंगे। अभी 8 महीने होने को आ रहे हैं, तो बड़ा पिक्चर जो है, बिग पिक्चर, मैं कहूंगा कि बिगड़ गया है मॉस्को के दृष्टिकोण से। अभी पुतिन साहब को अपना पोजीशन मजबूत करना मेन प्रायोरिटी है। अखिलेश जी सर। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा, संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा कि जो बात पुतिन की ओर से कही गई थी, जिसमें उन्होंने रिजर्व आर्मी भेजने की बात कही थी, उसी दिन उन्होंने एक तरह से दबे शब्दों में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की बात भी कर दी थी। क्या आपको लगता है कि ये केवल गीदड़ भभकी है, क्योंकि आज के युग में किसी भी देश के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल करना एक तरह से आपातकाल को कहें, या कहें कि विपदा को, या कहें कि पूरी तरह से प्रलय को आमंत्रित करना है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला सभी ने ये कहा है, जो एक न्यूक्लियर वॉर तो कोई जीत नहीं सकता है। इसमें सभी की तबाही होगी, जो भी न्यूक्लियर अस्त्रों का इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, और जिसके ऊपर किया जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा तो है नहीं जो किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में इसको कंटेन किया जाए। दूसरी बात है, जो रूस की तरफ से ये धमकियां पहले भी दी जा रही हैं, सर्गेई लावरोव साहब ने भी, उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है, और लोगों ने भी कहा है दबे शब्दों में। परंतु अभी जो उन्होंने कहा है, जो अगर हमारी टेरिटरी पर हमला होगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। तो ये और सभी जो भी नेता हैं पूरे दुनिया के, चाहे जो बाइडेन हो या और हो, राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो उन्होंने कहा है जो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं कहा है, जो मैं इसको ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ये करने के लिए बिल्कुल आमादा हो जाऊंगा। तो आखिरी बात इसमें यह है, जो बिल्कुल उसको हल्के नहीं लेना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए, यही सोच समझकर काम करना चाहिए। जो हालात वहां तक नहीं पहुंचे, बात वहां तक नहीं पहुंचे, परंतु फिर भी जिसे कहा जाता है अपीजमेंट भी नहीं होना चाहिए। जो वो राष्ट्रपति पुतिन ये ना समझे जो हमने ये धमकी दी है तो उससे वो डर गए हैं और वो बिल्कुल ही और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसको बहुत ही सेंसिटिवली और न्यूआंस तरीके से आगे जो युद्ध चलता है, परंतु युद्ध में देखिए, जैसे अब वहां पर कर्श ब्रिज को उन्होंने ब्लो अप किया है, जहां पर इन्होंने हमले किए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको बहुत ही इसको मद्देनजर रखते हुए ही आगे जो होता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अशोक जी, उदय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज जो रूस की ओर से कार्रवाई की गई है यूक्रेन के खिलाफ, इसके क्या मायने हैं। 5 की बात में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में शोक की लहर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। उनकी आयु 82 वर्ष की थी। आज सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की ओर से लिखा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा और कल दोपहर 3 बजे यहां पर अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय सैफई में हैं। सौरभ, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है? कौन कौन लोग अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिलेश की पहुंच चुका है पार्थिव शरीर और मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लग रहे हैं। एम्बुलेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर उनके जो उनका पैतृक निवास है, जो उनकी कोठी है,
वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इधर ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी में जो है आपको इस गाड़ी जो आपको नजर आ रही होगी, इसमें मुलायम सिंह यादव के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव आपको नजर आएंगे। इसमें जो है आशीष और अखिलेश यादव को नजर आ रहे हैं। उनके बगल में जो है जो दूसरे नेता हैं वो भी हैं। और सूरज, जब तो सूरज चांद रहेगा, नेताजी तेरा नाम रहेगा, ये नारे लग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और यहीं पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए 6 बजे से। और उसके बाद कल 3 बजे यहीं पर लगभग यहाँ से 500 मीटर दूरी पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर एक पंडाल भी लगा दिया गया। तो आज तो यहाँ अंतिम दर्शन होंगे और उसके बाद जहां उनका अंतिम संस्कार होना है वहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप डिंपल को देख सकते हैं, डिंपल यादव को देख सकते हैं इस गाड़ी में। जो उनकी बहू है, अखिलेश की पत्नी है, वो इस गाड़ी में मौजूद है। और आप यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं है। और शिवपाल यादव भी साथ में है। और यहाँ पर जो अखिलेश यादव, ये देखिए आपको नजर आएंगे, शिवपाल यादव गाड़ी में बैठे हुए हैं। और जब से नेताजी अस्पताल में भर्ती थे, उनकी कंडीशन खराब थी, तब से लगातार यहीं पर ही अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा जो उनका कुनबा है वो मौजूद रहा। वो लोग वहीं रहे और तमाम नेता आते जाते रहे, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं गए। और जैसा कि आप बता रहे थे कि लगभग सुबह 8:15 बजे के करीब, अभी देखिए ये उनकी दूसरी बहू है, उनकी आंखों में आंसू देखिए आपको नजर आएंगे। अपर्णा यादव आपको नजर आएंगी। यहाँ पर सबके चेहरे जो हैं वो उतरे हुए हैं, आंसू हैं। और देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं भी मुलायम के नारे लग रहे हैं। और जाहिर सी बात है 28 साल की उम्र में पहली बार वो जसवंत नगर से विधायक बने थे, जहां सैफई आता है। और आज उसी सैफई में, उसी जसवंत नगर विधानसभा में उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके साथ वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी रोते हुए नजर आए हम लोगों को। और ये देखिए यहाँ के प्रधान जी हैं, यहाँ के जो मुलायम सिंह यादव जी के पुराने साथी भी हैं और सहयोगी भी रहे, यहाँ के प्रधान भी हैं। ये बताइए सर, आपका नाम बताइए। रामपाल वाल्मीकि, सैफई प्रधान। आप सैफई के प्रधान हैं जी सर। आप बहुत मुलायम सिंह जी को उनके शुरुआती दिनों से जान रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रहे हैं जी सर। बताइए उनके राजनीतिक जो है जीवन के बारे में। मानवर, मैं रामपाल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ और नेताजी के साथ हम 1967 से, जब मेरी 16-17 साल की उम्र थी, तब से मैं नेताजी के साथ रहा हूँ और नेताजी के साथ चुनाव प्रचार भी किए। नेताजी पहले सबसे कम उम्र में विधायक बने थे जसवंत नगर से 1967 में। हम नेताजी के साथ रहे और आज भी नेताजी के साथ ही रहे। आज हमारा साथ छूट गया नेताजी का। आज आपका नेताजी से साथ छूट गया, बहुत मुश्किल है आपके लिए। और हमें पता है कि हर त्योहार में नेताजी जरूर आते थे, अस्वस्थ भी रहे तब भी त्योहार में अस्पताल से डिस्चार्ज लेके आते थे यहाँ पर, ताकि सैफई में अपने लोगों के बीच रहे। जी, नेताजी बराबर हमारे आते सैफई में आते थे और हम लोगों का आशीर्वाद देते थे, मार्गदर्शन करते थे। लेकिन अब हमें नेताजी का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, केवल उनके उसूल और सिद्धांत ही हम लोगों के लिए मार्गदर्शन है, उन्हीं पर हम लोग चलेंगे। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो नेताजी के साथ शुरुआत से रहे और यहाँ पर आपकी भावनाएं बता रहे हैं, आप भी भावुक हो गए। आप देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे आपको, पूरा हुजूम है यहाँ पर, पूरे सैफई ऐसे ही जो है जगह नहीं है कदम रखने की। और इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है अखिलेश जी, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, अपना ट्रिब्यूट देने के लिए। अखिलेश, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो सौरभ सैफई में हैं, बता रहे हैं किस तरह से मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वहां पर उनको पहुंचाया गया है और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का।